दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार एकेडमी पिपला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान के इतिहास के टॉपिक चल रहे हैं हमारे, और राजस्थान के इतिहास में चौहान शाखा चल रही है। और चौहान शाखा आज हम लेके चलते हैं सिरोही, और सिरोही के देवड़ा शासकों के बारे में पढ़ते हैं। मित्रों, आज है सिरोही के देवड़ा। तो सिरोही के देवड़ा यानी देवड़ा वंश ने सिरोही पर शासन किया है। किस वंश ने? देवड़ा वंश ने। तो देवड़ा वंश ने शासन किया है। और हम बात करें कि सबसे पहले हम बात करें लुम्बा की, तो लुम्बा ने 1311 ईस्वी में, लुम्बा ने 1311 ईस्वी में आबू और चंद्रावती को जीत करके, लुम्बा ने 1311 ईस्वी में आबू और चंद्रावती इनको जीत करके चौहानों की जो है नई शाखा यानी देवड़ा शाखा जो है उसकी स्थापना की थी। चौहानों की देवड़ा शाखा की स्थापना सिरोही में किसके द्वारा की गई? मित्रों, लुम्बा के द्वारा की गई। तो लुम्बा जो है सिरोही के देवड़ा शासकों का आदि पुरुष है। उसके बाद हम बात करें कि लुम्बा ने अपनी राजधानी जो है वो किसको बनाया? चंद्रावती को बनाया, चंद्रावती को राजधानी बनाया। उसके बाद हम बात करें कि सहसमल, तो सहसमल ने 1425 ईस्वी में, सहसमल ने 1425 ईस्वी में सिरोही की स्थापना की थी। ये वर्तमान में जो सिरोही है, सिरोही जो है वर्तमान में उसकी स्थापना जो है सहसमल के द्वारा 1425 ईस्वी में की गई थी मित्रों। और इसी को क्या बनाया मित्रों? सहसमल ने अपनी राजधानी बनाया। तो ये शासक कौन है? सहसमल। तो सहसमल ने क्या किया था? 1425 में सिरोही को बसाया और सिरोही को अपनी राजधानी बनाया। अगर हम बात करें कि जो देवड़ा वंश का जो आदि पुरुष है वो कौन है? वो लुम्बा है, जिसे 1311 ईस्वी में आबू और चंद्रावती को जीत करके और अपनी राजधानी बनाया, चौहानों की नई शाखा की स्थापना की थी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? अखेराज देवड़ा की। अखेराज देवड़ा, और अखेराज देवड़ा देखिए ये वो शासक है जिसने खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह पढ़ाया था मित्रों। खानवा का युद्ध जैसा कि आपको विदित है कि ये किस किस के मध्य लड़ा गया था? ये लड़ा गया था राणा सांगा। तो मेवाड़ के शासक कौन थे? राणा सांगा थे। और मुगल बादशाह जो बाबर है, उस बाबर के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध बड़ा ही भीषण तरीके से लड़ा गया था। इस युद्ध में पाती पर्वन प्रथा का प्रयोग किया था राणा सांगा के द्वारा। पाती पर्वन प्रथा में सभी राजपुताने के जो शासक हैं वो बुलाए गए थे, और उन शासकों ने अपनी सेना से और इनके राणा सांगा की धन दे करके सहायता की थी, धन दे करके सेना से यानी हर प्रकार से सहायता की थी। और हम बात करें ये अखेराज, अखेराज जो है वो वही देवड़ा है। अखेराज देवड़ा जो वही शासक है जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की क्या की थी मित्रों? मदद की थी। तो राणा सांगा की मदद की थी, राणा सांगा की तरफ से लड़े थे कौन? अखेराज देवड़ा। लेकिन क्या होता है इस युद्ध में? राणा सांगा के साथ युद्ध करते हैं, राणा सांगा के साथ में यानी राणा सांगा का सहयोग करते हुए बाबर से युद्ध होता है, और खानवा के युद्ध में ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उसके बाद क्या होता है मित्रों? ये जो है अखेराज देवड़ा जो है इनको उड़ना अखेराज के नाम से भी जाना जाता है। अखेराज को उड़ना अखेराज के नाम से जाना जाता है मित्रों। लेकिन आपको इतना बताना है कि इतिहास में उड़ना राजकुमार किसको कहा जाता है? कमेंट में आपको जवाब देना है कि इतिहास में उड़ना राजकुमार किसको कहा जाता है। तो उड़ना अखेराज की हम बात करें तो अखेराज देवड़ा को उड़ना अखेराज कहा जाता है। अखेराज देवड़ा ने राणा सांगा के साथ सहयोग कर युद्ध में भाग लिया था, यानी राणा सांगा के साथ भाग लेकर के और युद्ध किया था किससे? बाबर से। उसके बाद हम बात करें सुरताड़ देवड़ा की। सुरताड़ देवड़ा तो अकबर के खिलाफ दत्ताड़ी का युद्ध होता है कब? 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में दत्ताड़ी का युद्ध होता है मित्रों। सुरताड़ देवड़ा ने अकबर के खिलाफ दत्ताड़ी के युद्ध में प्रताप के छोटे भाई जगमाल, तो महाराणा प्रताप का एक छोटा भाई था जगमाल, जो अकबर से जाकर मिल गया था और अकबर की सेना में से युद्ध किया था, यानी अकबर की सेना में भाग लिया किसने? जगमाल ने, और युद्ध करने के लिए आया। तो सुरताड़ देवड़ा ने अकबर के खिलाफ जो सेना आई थी जगमाल के नेतृत्व में, उससे क्या किया? युद्ध किया, और इस युद्ध में क्या लिया? भाग लिया। तो जगमाल ने अकबर की तरफ से भाग लिया था। और बात करें सुरताड़ देवड़ा, तो सुरताड़ देवड़ा ने अकबर से युद्ध किया।
उसके बाद दुर्साहड़ा की हम बात करें तो दुर्साहड़ा मित्रों ये वो इतिहासकार है जिन्होंने सुरताड़ देवरा के ऊपर एक कविता लिखी, यानी एक ग्रंथ की या पुस्तक की रचना की है, एक कविता भी लिखी है और एक ग्रंथ भी लिखा है। उसका नाम है राव सुरताड़ रा कवित। राव सुरताड़ रा कवित नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा? दुर्साहड़ा के द्वारा लिखी गई। तो दुर्साहड़ा ने ये लिखी। उसके अलावा दुर्साहड़ा ने बेली कृष्ण रुक्मणी री, दुर्साहड़ा ने बेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका को 5वां वेद 19वां पुराण, 5वां वेद 19वां पुराण बेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका को कहा है। किसने? दुर्साहड़ा ने। उसके बाद शासक की हम बात करें तो शासक आते हैं कौन? शिव सिंह। उसके बाद शासक कौन आते हैं? शिव सिंह। और शिव सिंह की हम बात करें तो 1823 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं। कौन? शिव सिंह। शिव सिंह जो है वो 1823 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं। और मित्रों अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत की हम बात करें तो वो कौन सी रियासत है? सिरोही की रियासत। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी है? सिरोही की रियासत है। मित्रों ये हुआ हमारा कौन? शिव सिंह। तो शिव सिंह 1823 में अंग्रेजों से संधि की और संधि करने वाली, अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत की हम बात करें तो वो है सिरोही। अब आगे हम बात कर रहे हैं बूंदी। ये रहे हमारे सिरोही के देवड़ा शासक, सिरोही के देवड़ा शासक। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बूंदी के हाड़ा चौहान। तो यानी कि हाड़ौती प्रदेश के होने के कारण इनको क्या कहते हैं मित्रों? हाड़ा कहते हैं। और चौहान थे ही, यानी हाड़ा चौहान, बूंदी के हाड़ा चौहान। अब बूंदी पर मीणा शासकों का अधिकार था। पहले जो बूंदी थी उस पर मीणा शासकों का अधिकार था और बूंदा मीणा के नाम पर, बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी पर सबसे पहले किसका अधिकार था? मीणाओं का अधिकार था। मीणा में बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी का नाम बूंदी पड़ा था, यानी बूंदी का नाम बूंदी, मीणा कौन से मीणा? मीणा बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी पड़ा था। उसके बाद हम बात करें कुंभा के रणकपुर अभिलेख में। महाराणा कुंभा जो इतिहास में मेवाड़ रियासत में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध शासक हैं। कुंभा जो है साहित्य की दृष्टि से, स्थापत्य की दृष्टि से अग्रणी शासक है। और महाराणा कुंभा के रणकपुर अभिलेख की हम बात करें तो महाराणा कुंभा के रणकपुर अभिलेख में बूंदी का नाम क्या मिलता है मित्रों? वृंदावती मिलता है। महाराणा प्रताप के रणकपुर, रणकपुर कहाँ? पाली। तो रणकपुर अभिलेख में जो बूंदी है उस बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। उसके बाद हम बात करें कि 1241 ईस्वी में, 1241 ईस्वी में देवाहाड़ा ने जैता मीणा को हराकर, देवाहाड़ा ने जैता मीणा को हरा करके बूंदी पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। कब? 1241 ईस्वी में। 1241 ईस्वी में देवाहाड़ा ने जैता मीणा को हराकर बूंदी पर क्या कर लिया मित्रों? अधिकार कर लिया। उसके बाद हम बात करें 1274 की। तो 1274 में जैत्र सिंह ने कोटा को जीता। 1274 में जैत्र सिंह ने किस स्थान को जीता? कोटा को जीता। उसके बाद 1354 की हम बात करें तो 1354 ईस्वी में बरसिंह ने बूंदी में एक किला है जिसका नाम है तारागढ़। बूंदी में एक किला है जिसका नाम है तारागढ़। तो उस तारागढ़ का निर्माण जो है वो बूंदी के, यानी 1354 ईस्वी में बरसिंह ने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का क्या करवाया? निर्माण करवाया। मित्रों तारागढ़ नाम से एक किला और है जो कहाँ पे है? अजमेर में है। तो कमेंट में आपको बताना है कि अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। दोबारा सुन लीजिए, प्रश्न है कि अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ये आपको कमेंट में आंसर देना है। जबकि बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो बरसिंह के द्वारा करवाया गया। उसके बाद हम बात करें राव सुरजन की। तो राव सुरजन अगर हम बात करें 1569 में, तो 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं मित्रों। और क्या होता है कि राव सुरजन ने ही द्वारका में क्या किया? रणछोड़ जी मंदिर का क्या किया? निर्माण करवाया। द्वारका में ही रणछोड़ जी मंदिर का निर्माण करवाया। मित्रों ये द्वारका का रणछोड़ मंदिर वो मंदिर है
जो द्वारका में स्थित है। लेकिन ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे जो कृष्ण की प्रियतमा या हम कहें मीराबाई, तो मीराबाई जो है वो आपने सुना होगा मीराबाई के बारे में कि अंत में मीराबाई जो है वो कृष्ण की मूर्ति में समा जाती है। तो ये वो मूर्ति है, ये वो मंदिर है जहाँ पर द्वारकाधीश की जो मूर्ति है, उस द्वारकाधीश की मूर्ति में जो मीराबाई जो है वो विलुप्त हो जाती है। तो मित्रों, रणछोड़ जी वही मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राव सुरजन ने करवाया। मित्रों, यहाँ एक चीज और है, भित्ति चित्रों के निर्माण के लिए, भित्ति चित्रों के निर्माण के लिए ये तारागढ़ दुर्ग जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि इस तारागढ़ दुर्ग की दीवारों पर भित्ति चित्र बने हुए हैं। और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा दुर्ग? तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग कौन सा? बूंदी का, जिसका निर्माण बड़ सिंह ने करवाया था। कब करवाया? 1354 ईस्वी में। उसके बाद हम बात करें, एक विद्वान है चंद्रशेखर नामक एक विद्वान है जिन्होंने किसकी? हम्मीरहट और सुरजन चरित्र। एक विद्वान जिसका नाम है चंद्रशेखर, जिसने हम्मीरहट और सुरजन चरित्र नामक ग्रंथों की रचना की है। मित्रों, तो ये जो है सिरोही के देवड़ा शासक हमने देखे। उसके बाद सिरोही के देवड़ा शासकों में सबसे पहले बात करें लुम्बा की, तो लुम्बा 1311 में आबू और चंद्रावती को जीत लेते हैं और देवड़ा शाखा की क्या रखते हैं? नींव रखते हैं। अपनी राजधानी चंद्रावती को बनाते हैं। उसके बाद सहसमल ने 1425 ईस्वी में सिरोही की स्थापना की और इसको अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद शासक आते हैं अखेराज देवड़ा, तो अखेराज देवड़ा ने खानवा के युद्ध में, तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था और इस युद्ध में शहीद भी हो गए थे। इन्हें उड़ना अखेराज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सुरतार देवड़ा ने अकबर के खिलाफ दत्तानी के युद्ध में भाग लिया और प्रताप के छोटे भाई जगमाल, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उससे भी इन्होंने संघर्ष किया। उसके बाद दुरसा आड़ा की हम बात करें तो दुरसा आड़ा ने राव सुरतार कवित नामक पुस्तक की रचना की है और इसी ने बेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका को 5वां वेद 19वां पुराण कहा है। उसके बाद हमने देखे शासक कौन? शिव सिंह। तो 1823 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं शिव सिंह और अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली अंतिम जो रियासत है वो कौन सी थी मित्रों? सिरोही रियासत थी। उसके बाद हमने देखा कि बूंदी के हाड़ा चौहान, तो बूंदी के हाड़ा चौहान की हम बात करें तो बूंदी पर मीणा शासकों का अधिकार था। बूंदी पर मीणा शासकों का अधिकार था और बूंदा मीणा के नाम पर इस बूंदी का नाम बूंदी पड़ा। बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी का नाम बूंदी पड़ा। उसके बाद हमने देखा कि कुंभा के रणकपुर अभिलेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। उसके बाद 1241 ईस्वी में देवाहड़ा ने जैतर मीणा को हरा करके बूंदी पर अधिकार कर लिया और 1274 में जैत्र सिंह ने कोटा क्षेत्र को जीत लिया। 1354 में बरसिंह ने बूंदी में क्या? तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और राव सुरजन की हम बात करें तो राव सुरजन ने 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसने द्वारका में रणछोड़ी मंदिर का निर्माण करवाया। तो मित्रों, ये तो रही अब तक की बात। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मिलते हैं। हाँ, तो मित्रों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करते हैं बुद्ध सिंह की। तो बुद्ध सिंह जो है, बुद्ध सिंह ने न्याय तरंग नामक पुस्तक की रचना की थी। मित्रों, ये बुद्ध सिंह जो है इन्होंने न्याय तरंग नामक पुस्तक की रचना की थी। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो मराठे जो है मराठों ने हस्तक्षेप जो किया था वो बुद्ध सिंह के टाइम पर किया था। बुद्ध सिंह वो शासक हैं जिन्होंने न्याय तरंग की रचना की थी और बुद्ध सिंह के शासनकाल में ही सबसे अधिक मराठों ने हस्तक्षेप किया था। अगर बात करें मित्रों तो इनके जो पुत्र थे वो 2 पुत्र थे। इनके 2 पुत्र थे। कौन कौन? एक का नाम था दलेल सिंह और दूसरे थे उम्मेद सिंह। एक का नाम था दलेल सिंह और दूसरे पुत्र थे उम्मेद सिंह। अब क्या होता है मित्रों, इन दोनों में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष होता है। इनके दोनों पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष होता है मित्रों। अब बात करते हैं ये दलेल सिंह जो है, इस दलेल सिंह का जो पक्ष लिया था वो लिया था जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने।
जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने दलेल सिंह का पक्ष लिया, जबकि उमेश सिंह का जो पक्ष लिया था वो लिया था किसने? मराठों ने। मराठों की बात करें तो मल्हारराव होलकर ने यानी मराठा सरदार मल्हारराव होलकर ने उमेश सिंह का पक्ष लिया था। अगर हम बात करें कि सवाई जयसिंह की एक बहन थी जिसका नाम था अमर कंवर। सवाई जयसिंह की एक बहन थी जिसका नाम था अमर कंवर। और मित्रों, इस सवाई जयसिंह ने अपनी बहन अमर कंवर का विवाह बुद्ध सिंह से किया था। अपनी बहन अमर कंवर का विवाह बुद्ध सिंह से किया था। और इस अमर कंवर ने मराठा राव होलकर, यानी जो मराठा थे तो मराठा सरदार मराठा राव होलकर जो है उसको उमेश सिंह का पक्ष लेने के लिए आमंत्रित किया था। उमेश सिंह का पक्ष लेने के लिए आमंत्रित किया था मित्रों। उसके बाद हम बात करें, शासक हैं विष्णु सिंह। सिरोही के अंतिम शासक कौन है मित्रों? वो है विष्णु सिंह। और विष्णु सिंह के बारे में बस एक चीज निकल के आती है कि विष्णु सिंह ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से क्या कर ली थी मित्रों? संधि कर ली थी। तो अंग्रेजों से संधि कर ली थी। और यह आपको पता ही है कि सिरोही रियासत वो रियासत है जो अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत है। तो ये रहा मित्रों हमारा सिरोही का। अगली आने वाली जो वीडियो है उसमें हम लाएंगे कोटा के हाड़ा चौहान। तो मित्रों ये रहा हमारा सिरोही के बारे में। तो अगर आपने हमारे संस्कार एकेडमी पिपला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।